आज के क्वेश्चन करने से पहले जो आपके आज की इस वीडियो में जो एमसीक्यूज़ होंगे वो रिलेटेड है नट्स इक्वेशन। सबसे पहले हम नट्स इक्वेशन के बारे में देखते हैं कि नट्स इक्वेशन होती क्या। ओके, नट्स इक्वेशन सबसे पहली बात, नट्स इक्वेशन जो है वो अप्लीकेबल होती है केवल गैल्वेनिक सेल के लिए, नॉट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, दूसरी बात, नट्स इक्वेशन का काम होता है सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी है? जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलरिटी का ना होना। सेकंड, जो आप अपना सेल जिस टेम्परेचर में ऑपरेट करा रहे हो वो 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर ना होना। तीसरा, यदि आप गैस टाइप इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो तो उस गैस टाइप इलेक्ट्रोड में गैस फिल की जाती है और गैस का जो प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर ऑफ गैस, यदि वो 1 बार या हम बोले 1 ATM के बराबर नहीं होता है तो ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होती। जब भी आपको इन तीनों से कोई भी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में आप यदि सेल को क्या कर रहे हो, ऑपरेट करा रहे हो, तो उस सेल का जो ईएमएफ होता है उसे निकालने के लिए नट्स इक्वेशन निकाला जाता है। जब आप अपने सेल को नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में करवाते हो तो आपके जो सेल का जो ईएमएफ है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में वो जो है वो ईएमएफ ऑफ सेल, जब आप स्टैंडर्ड कंडीशन में करा रहे हो सेल का, तब जो उस सेल का ईएमएफ है, जब आप सेल को नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में करा रहे हो उसकी वैल्यू सेल के ईएमएफ स्टैंडर्ड कंडीशन के बराबर भी हो सकती है या उससे बड़ी भी हो सकती है। जब आप सेल को नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑपरेट करा रहे हो तो उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड ईएमएफ के कंपेयर में बड़ी भी हो सकती है या स्मॉलर भी हो सकती है। ओके, अब नट्स इक्वेशन होती क्या है? नट्स इक्वेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ई सेल मतलब जब आप नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में करवा रहे हो, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में करवा रहे हो। ओके, ये बराबर होता है ई नॉट सेल का मतलब है जब आप अपने सेल को स्टैंडर्ड कंडीशंस में ऑपरेट करा रहे हो। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में आप ऑपरेट करा रहे हो, -2.303 इंटू R इंटू T अपॉन N इंटू F। ओके, देन log QC, इट्स अ नट्स इक्वेशन एक्सप्रेशन। ओके, सबसे पहले इन दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। अब R क्या है यहाँ पर? R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये ड्राइव होता है कहाँ से? आइडियल गैस की इक्वेशन जो होती है PV डायरेक्ट वो होता है, ये होता है ना PV इक्वल्स टू RT, वहाँ से ये R ड्राइव होता है। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यदि आपको इसकी SI यूनिट में वैल्यू चाहिए तो आता है इसकी वैल्यू 8.134 जूल
केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है, यूनिट होती है स्टैंड एसआई यूनिट में, ये इसकी वैल्यू है। ओके, टी जो है आपका वो है आपका टेम्परेचर, टी इज योर टेम्परेचर। जो टी है आपका वो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर में आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है या जिस टेम्परेचर में आप सेल को ऑपरेट करा रहे हो। ओके, एन, व्हाट इज द एन? एन क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको ये पता है कि गैल्वेनिक सेल में होता क्या है? गैल्वेनिक सेल में होता है एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कराई जाती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कराई जाती है सेल के अंदर, और रेडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है, और उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। इतनी बात समझ में है? पर आपको रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब पता है? रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या? रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है कि एक एलिमेंट, वन रिएक्टेंट जो होता है वो अपना क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन करके वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। वहीं अदर रिएक्टेंट क्या करता है? उस रिलीज इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है और अपना रिडक्शन करता है। तो हम कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होता है एक तरीके से। तो रिडॉक्स एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे ये है एक्सचेंज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसका हम एग्जांपल इससे समझ सकते हैं, जैसे Zn2+ है, हो गया Cu, इससे बना ये है 2+, ये है Zn बनेगा Cu2+, ये है, ठीक है। अब इससे हुआ क्या? देखिए, Zn से Cu2+ बना, Zn + Cu2+ है। ओके, अब n कैसे निकालेंगे? n का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन करते समय रिलीज हुए, उसको n के बारे में हम बात करें, नंबर ऑफ एक्सचेंज। तो अब देखिए, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन 0 है, यहाँ पर इसकी हो गई 2+, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे होंगे, और Cu2+ से Cu बनने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, हाँ या ना? तो यहाँ n कितना हो गया? 2 हो गया। n कितना हो गया? यहाँ पर 2 हो गया। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब हम बात करते हैं QC। जो ये QC है वो क्या होता है? जो ये आपका QC है, इसे आप कह सकते हो कोशिएंट कांस्टेंट हम कहते हैं। जैसे जिस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, उसी तरीके से जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज में नहीं होती है, जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज में होती है, तब आप उस रिएक्शन के लिए डिफाइन करते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पर जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होती है, तो तब हम उस रिएक्शन के लिए कोशिएंट कांस्टेंट ये जो QC होता है वो क्या होता है? कोशिएंट कांस्टेंट होता है। ये रिएक्शन के तब डिफाइन किया जाता है जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज में नहीं होती है। जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज में होती है, तब उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जाता है। कोशिएंट कांस्टेंट आपको ये बताता है कि आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुँच गई है या नहीं पहुँची है, उसके बारे में डिफाइन करता है। अब कोशिएंट कांस्टेंट कैसा लिखा जाता है, इसे हम समझते हैं। किसी भी रिएक्शन के हम एक दो एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, हाँ, ये जिंक है, जिंक से हमने बनाया कॉपर 2+, और इससे बनाया हमने जिंक 2+, से हमने बना दिया ये। ओके, तो जब हमने गैल्वेनिक सेल में हमने लिया था, तो जिंक तो हमारा सॉलिड था,
और कॉपर भी हमारा सॉलिड था। जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो ये न्यूट्रल होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एटम नॉट अ आयनिक फॉर्म। ओके, पर ये जो सॉल्यूशन था यहाँ पर जो ZnSO4 का सॉल्यूशन था और ये था CSO4, हमने ये जोड़ दिया था ऐसे, इतिहास समझ आई, और सॉल्ट ब्रिज लगा दिया था। तो ये जो जिंक है वो सॉलिड है। ओके, ये एक्वस सॉल्यूशन में ये CO2+ जो है वो इस सॉल्यूशन के बताया गया कि ठीक, ये Zn2+ क्या है, इस एक्वस सॉल्यूशन में जितने Zn उसको बताया गया, और कॉपर ये इलेक्ट्रोलाइट है जो सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब यदि आपको कोशेंट कांस्टेंट लिखना है तो कैसे लिखा जाता है? कांस्टेंट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसे K से रिप्रेजेंट किया जाता है, कोशिएंट कांस्टेंट को आप Q से रिप्रेजेंट करते हो। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लिखेंगे कैसे? सबसे पहली बात, आपने इक्विलिब्रियम जब कांस्टेंट लिखते हो किसी भी रिएक्शन का, रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो आप क्या करते हो कि जो रिएक्टेंट या जो प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है, उनकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी कंसिडर करके चलते हैं। उसे हम लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी सॉलिड होता है या लिक्विड होता है उसकी कंसंट्रेशन हम कोशेंट कांस्टेंट हो या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम 1 लेके चलते हैं। ये लिखें या ना लिखें, हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो सॉलिड फॉर्म स्टेट में होते हैं या लिक्विड स्टेट में उन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं। लिखो या ना करो, नेगलेक्ट ही एक तरीके से नेगलेक्ट करते हैं। तो अब केवल कौन कौन बचे? एक ये टर्म बची और एक ये टर्म बची। अब सबसे पहले लिखा जाता है प्रोडक्ट। क्या लिखा जाता है? प्रोडक्ट। क्या लिखा जाएगा? जो प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट है उस केमिकल स्पीसीज़ की कंसंट्रेशन, Zn2+ की कंसंट्रेशन, ये जो साइन होता है ये कंसंट्रेशन का साइन होता है। ओके, और ये जो कॉपर है वो इसके नीचे आएगा। ओके, ये इसका क्या बन गया है? एक कोशिएंट कांस्टेंट बन चुका है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, तो ये होता है आपका कोशिएंट कांस्टेंट। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हमने एक रिएक्शन ली, A से B बन रहा है, ये B बना और ये बना C, हाँ ये बन गया और ये बन गया D और D। ठीक है, अब यदि हमें, और ये है सॉलिड में, ओके, ये है आपका एक्वस फॉर्म में, ये भी आपका एक्वस फॉर्म में, ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में। ओके, अब आपको इसका कोशिएंट कांस्टेंट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे कोशिएंट कांस्टेंट? तो इसका कोशिएंट कांस्टेंट लिखेंगे, सबसे पहले बताया था जो भी रिएक्टेंट जो भी प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में होता है उसे नेगलेक्ट कर देते, उसे मेंशन ही नहीं करते कोशिएंट कांस्टेंट में, तो ये नेगलेक्ट और ये नेगलेक्ट। अब बचा ये और ये। सबसे ऊपर लिखा जाता है प्रोडक्ट साइड की केमिकल स्पीसीज की कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन, और जो स्टाइकोमेट्री होता है वो उसकी पावर बन जाती है। ओके, अब यहाँ पर भी अब आता है रिएक्ट। जब प्रोडक्ट में जितने भी केमिकल स्पीसीज जो एक्वस फॉर्म में होते हैं, यदि गैस होती तो प्रेशर लिखा जाता, और सॉल्यूशन है तो उसका कंसंट्रेशन लिखी जाएगी, और जो उसकी स्टाइकोमेट्री वो हमने लिख दी। अब जब प्रोडक्ट का ऊपर लिखना है, ठीक है, जब प्रोडक्ट को हम लिख देंगे उसके बाद हम अपॉन में क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट साइड में जो भी केमिकल स्पीसीज है जो कोशिएंट कांस्टेंट में मेंशन की जाती है उसका कंसंट्रेशन लिखिए, जैसे B, क्योंकि B सॉल्यूशन फॉर्म में इसकी कंसंट्रेशन लिखी। अब इसके आगे स्टाइकोमेट्री B है तो इसकी स्टाइकोमेट्री इसकी पावर बन जाएगी, ये इसका कोशिएंट कांस्टेंट बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो कोशिएंट कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है? ठीक है, ओके, अब इतनी बात समझ में आई? देखिए, ओके, तो ये हमारा नट्स इक्वेशन क्या एक्सप्रेशन था। हमने हर एक चीज़ का मतलब समझ चुके हैं। ई सेल क्या होता है? जब आप नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में आप अपने सेल को ऑपरेट करा रहे हो तब उस सेल में कितना EMF जनरेट हो पा रहा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा पा रहा है, जिससे कैथोड से एनोड की तरफ करंट जनरेट हो पा रहा है।
ये ई नॉट सेल जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस है। स्टैंडर्ड कंडीशन जब आप सेल को ऑपरेट कराते हो तब उस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, दैट्स अ ई सेल। और ये आर का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी का मतलब होता है आपका, हाँ एक और चीज़ जो ये लॉग है वो 10 का बेस है, 10 ये इसका जो बेस है वो 10 है। ओके 2.30 RT/N इंटू एफ लॉग 10 की पावर QC, ये तो इसकी लॉग 10। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि आप लॉग 10 के बेस में ना लिख के इसे यदि आप लॉग बेस ई में भी ऐसे लिखा जा सकता है। कैसे? इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई EMF ऑफ अ सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT/N F LN। LN का मतलब इसका बेस ई है और ये QC, ये इसका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब अधिकतर जो क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके देखिए, हाँ एक इसमें एक और चीज़ बच गई, जो F होता है वो क्या होता है आपका फराडे कांस्टेंट। क्या होता है? फराडे कांस्टेंट, फराडे कांस्टेंट, फराडे कांस्टेंट। अब ये फराडे कांस्टेंट होता क्या है? देखिए फराडे कांस्टेंट जो होता है उसका मतलब होता है कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं 1 फराडे। 1 फराडे का मतलब होता है कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है। तो हम लगभग इसका जो होता है अप्रॉक्स होता है 96500 कूलाम, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। वैसे तो इसकी वैल्यू 96458 के समथिंग होती है। ठीक है, आप इसे यूज़ करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 1 फराडे का मतलब समझ में आया कि एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना टोटल चार्ज होगा, मतलब एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना टोटल चार्ज होगा उसको हम 1 फराडे बोलते हैं। एक मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज जो हो, इतने इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज होगा वो 1 फराडे के बराबर। और 1 फराडे कितने कूलाम के बराबर होगा? 96500 कूलाम। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब अधिकतर आपको क्वेश्चन जो दिया होता है वो, अधिकतर आपको जो क्वेश्चन दिया होता है पेपर में वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में दिया होता है। अधिकतर जो क्वेश्चन दिया होता है वो आपको टेम्परेचर कितने में दिया होता है? एट 25 डिग्री सेल्सियस। जब आपको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में दिया होता है सो आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये 25 रखोगे, इसे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो, क्योंकि यहाँ पर जो आर है, आर की वैल्यू है जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स, तो 25 को आप कन्वर्ट करोगे केल्विन में तो आएगा कितना? 25 प्लस 273, तो 273.15 होता। तो हम जनरली कैलकुलेशन किसी के हम 0.15 कंसिडर नहीं करते। जो ये है इतना आपका केल्विन में टेम्परेचर होता है 25। तो जब आपका टेम्परेचर 298 केल्विन है, जब आपका टेम्परेचर 298 केल्विन है, ठीक है, जब आपका टेम्परेचर 298 केल्विन है तो आप इसे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, आर की वैल्यू पुट कर सकते हो, एन की वैल्यू पुट कर सकते हो। और एन की तो वैल्यू आप अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होगी। पर यदि आपका टेम्परेचर आपको अधिकतर क्वेश्चन में 25 डिग्री दिया होता है तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। जब 25 डिग्री है इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। जब इसकी वैल्यू कांस्टेंट तो हमने इसे पूरा कैलकुलेट करके हमने इसे सिंप्लीफाई करके ये बन जाता है हमारा, जब 25 डिग्री सेल्सियस में सेल ऑपरेट हो रहा हो तब आप नर्स इक्वेशन को थोड़ा सॉर्ट करने के हमने ये से पूरा कैलकुलेशन करके ये बनाया। ई नॉट सेल माइनस 0.059/N log 10 QC, ये आपका हो गया। जब आपका सेल 25 डिग्री सेल्सियस में ऑपरेट कराया जाएगा तो सीधा आप नर्स इक्वेशन को ये सॉल्व कर, ये वाला इक्वेशन लगाना, इसमें लगाओगे तब आपको आर की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, टी की भी, एन एफ की भी, तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। इसलिए सीधा आप ये वाली एक्सप्रेशन को याद कर सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस। और जनरली जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं एग्ज़ाम में वो 25 ही के आते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। इतनी बात समझ में आई? यह आपका हो गया ई नॉट सेल, ठीक है। दूसरी चीज़, नर्स इक्वेशन का एक और फ़ायदा है, नर्स इक्वेशन से आप बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है।
पहला फ़ायदा क्या है, देख सबसे पहले नर्स इक्वेशन से फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ नर्स इक्वेशन। ठीक है, पहला आप सेल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? सेल कांस्टेंट का आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। जो गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसका आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। कैसे? देखिए, आपको नर्स इक्वेशन पता है, हम मान के चले आप सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस में करवा रहे हो। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला तो नर्स इक्वेशन क्या जाती है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू सी। अब देखिए, जब आपका सेल इक्विलिब्रियम में पहुंच गया होगा, व्हेन सेल एट इक्विलिब्रियम स्टेज, जब आपका सेल की जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच गई होगी, तो आपका जो सेल है वो वर्क करना बंद कर देगा। और जब आपका सेल वर्क करना बंद कर देगा, इसका मतलब जब सेल ने वर्क करना बंद कर दिया, सेल ने वर्क करना बंद करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी नहीं मिल रही है एनोड से कैथोड के, और इलेक्ट्रॉन इस वजह से भी नहीं हो रही क्योंकि अब ऑक्सीडेशन होना ही बंद हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जो ई सेल है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब आपका सेल जब आपके सेल के अंदर की जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम का मतलब है जब आपकी सेल रिएक्शन होना बंद हो जाती है। जब रिएक्शन होना ही बंद हो गई तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जनरेट, जब इलेक्ट्रॉन ही जनरेट नहीं होंगे तो दोनों इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल्स कहाँ से जनरेट होगा, जब पोटेंशियल ही जनरेट नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से जनरेट होगा, जिस वजह से ई सेल आपका जीरो हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे। अब आप सेकंड बात, जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुँच जाती है तो जो आपका कोसेंट कांस्टेंट होता है वो, अब जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाती है तो उस कंडीशन में जो आपका सेल का कोसेंट कांस्टेंट होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो अब इन दो वैल्यू का आप यहाँ पुट करोगे इस इक्वेशन में तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ये ई सेल हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। अब ये ई नॉट सेल इधर आएगा, जब ये ई नॉट सेल इधर आएगा तो देखिए 10 है, ठीक है, लॉग 10 का बेस इससे कटेगा। अब तो ये ई नॉट सेल जो है वो इंटू एन होगा और 0.059 ये होगा और इक्वल लॉग 10 के सी होगा। और यदि आप इसे लॉग को उधर भेजोगे तो ऐसे हो जाएगा ये ई सेल इंटू एन अपॉन 0.059 इक्वल के सी। ये पहली एप्लीकेशन है कि आप नर्स इक्वेशन से सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। ये बात समझ में आई। सेकंड जो एप्लीकेशन है नर्स इक्वेशन की, पहली तो एप्लीकेशन क्या थी, जब आपका सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में वर्क कर रहा है तो तब उस सेल का ईएमएफ कितना होगा वो निकालना। सेकंड, जो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करना। तीसरा जो आपका सेल की एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को डिफाइन करने में भी नर्स इक्वेशन यूज़ की जा सकती है। कैसे? जैसे देखिए, एक आपने एक रिएक्शन, जैसे हमने कंसिडर की एक रिएक्शन, एक सेल हमने लिया, वही डैनियल सेल ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, डैनियल सेल हमने ले लिया, ठीक है, डैनियल सेल हमने लिया। डैनियल सेल में होता क्या है, जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, दूसरी तरफ जिंक का जो होता है वो एनोड होता है और कॉपर का आपका कैथोड होता है, ठीक है। इसमें आपका सॉल्यूशन होता है, इसमें आपने जिंक SO4 भर दिया, इसमें हमने कॉपर सल्फेट भर दिया, ठीक है। मतलब कॉपर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मतलब इस सॉल्यूशन में Zn2+ भी होंगे और SO4 2 नेगेटिव भी होगा। इसमें आपका CO2+ भी होगा और SO4 2 नेगेटिव भी होगा। अब आपने इसे वायर से कनेक्ट कर दिया और सॉल्ट ब्रिज आपने लगा दिया, ठीक है। आपको पता है इस जिंक के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको पता है। आप इस सेल को जो करवा रहे हो वो आप
एट ए नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में करा रहा हूँ। क्या करा रहा है? एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब कंसनट्रेशन 1 नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर तो 25 ही है, 25 डिग्री टेम्परेचर है, पर जो आपका इसका कंसनट्रेशन है वो आपका है 0.1 मोलैरिटी का, 0.1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक की हमें कंसनट्रेशन पता नहीं है, एक्स हमने मान लिया। ओके, एक्स हमने मान लिया। अब आप इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? नर्स इक्वेशन से। तो देखिए, आपको नर्स इक्वेशन पता है, जब जब 25 डिग्री में आप रिएक्शन करवाते हो उस समय नर्स इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ई नॉट ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। यदि मैं इसका लॉग के सी होता है, क्या होता है? लॉग के सी। इतनी बात समझ में आई? अब मैं ज़रा इसकी रिएक्शन भी लिख देता हूँ ज़रा। इस सेल की, लैनल सेल की क्या होती है? Zn CO2 प्लस से बनता है आपका Zn2 प्लस Cu। ओके, ये तो सॉलिड है और ये सॉलिड है, इनका तो कोशिएंट कांस्टेंट में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता, हटाओ इसे, ठीक है। इसकी हमें पता है, जो ये Zn2 प्लस इस सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 मोलैरिटी। इसकी आपको पता नहीं है, ठीक है। और ई नॉट सेल आपको पता होता है, वो आप रेफरेंस टेबल जो होते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल की, वो आप वहाँ से निकाल सकते हो। वैसे ही डैनियल सेल का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है ई नॉट सेल, वो होता है 1.14 वोल्ट, ठीक है। ई सेल तो आप जब इसे ऑपरेट कराओगे उससे आपको डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको डिफाइन हो जाएगा जब आप सेल को ऑपरेट कर रहे होंगे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो आपको पता चल जाएगा बाय दी वोल्ट मीटर, बाय दी वोल्ट। हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देंगे, पता चल जाएगा कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है, हाँ है ना। एन का मतलब एन तो पता ही चल जाएगा रिएक्शन से, यहाँ 2 इस रिएक्शन के लिए 2 है, ठीक है। यदि मैं इस रिएक्शन के क्यूसी लिखूँ तो कैसा आएगा? देखो, इस रिएक्शन के क्यूसी क्या होता है? प्रोडक्ट साइड में जितने भी केमिकल स्पीसीज जो सॉल्यूशन में, ये गैस में, उसकी कंसनट्रेशन, जो गैस होते हैं उनका प्रेशर, तो ये कंसनट्रेशन है, वो सॉल्यूशन है, तो Zn2, ठीक है। और नीचे आएगा कॉपर 2 प्लस, इसका तो हो गया 0.1, पर इसका हमें पता नहीं तो हमने मान लिया x, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो देखिए क्या होगा। जो ई सेल है वो ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन हो जाएगा, और ये लॉग 0.1 अपॉन एक्स। तो ये वैल्यू आपको डिफाइन होगी, या आप जब सेल को ऑपरेट करा रहे होंगे तो वोल्ट मीटर आपको इसकी वैल्यू रीडिंग दे देगा, या आपको रेफरेंस टेबल होती है वो उससे पता चल जाएगा, ठीक है। एन आपको रिएक्शन देख के पता चल जाता है, सो बस कैलकुलेशन करनी है, आपको एक्स पता चल जाएगा। तो ये नर्स इक्वेशन की क्या है? एप्लीकेशंस हैं, ओके।